नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे थे, अपना 7वां मॉड्यूल चल रहा था एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट के बारे में। इसमें हमने पैसिव कंपोनेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। रजिस्टर पढ़ लिया, इंडक्टर पढ़ लिया, कैपेसिटर भी पढ़ रहे हैं। कैपेसिटर में हमने देखा था कैपेसिटर क्या होता है, उसका काम कैसे होता है, उसका मात्रक क्या होता है और उसकी जो कैपेसिटेंस होता है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से हमारे कारक होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में देख लिया है। अभी आगे हम लोग देखते हैं कि उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होता है, कितना वोल्टेज तक वो क्या करता है, सह सकता है। उसके बाद जो हमारे कैपेसिटर हैं उसके प्रकार के बारे में देखेंगे कि फिर उसके बाद कैपेसिटर के समूहन के बारे में देखेंगे। तो बारी बारी से जो भी हमारे बचे हुए टॉपिक हैं कैपेसिटर के उसको हम लोग कवर करते हैं। तो इस सिलसिले में हमारा जो आज का जो पहला टॉपिक बनेगा ये बनेगा संधारित्र की कार्यशील वोल्टेज या वोल्टेज रेटिंग। यानी जो हमारा संधारित्र है वो कितना वोल्टेज तक कार्य कर सकता है, उसका वोल्टेज रेटिंग क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। बोल रहा है कि संधारित्र की प्लेटों के बीच उपयोग की जाने वाली रोधक पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य संधारित्र के प्लेटों के बीच बिना आर के विभवांतर सहन करने की क्षमता देती है। तो बोल रहा है कि जो हमारे संधारित्र होते हैं, संधारित्र के दो प्लेट के बीच में जो भी मटेरियल हमारा भरा जाता है, जो भी विद्युत रोधक पदार्थ हमारा भरा जाता है इसके बीच में, ठीक है। तो उसकी क्या है कि जो वो उसका एक क्षमता होता है, उसकी एक सामर्थ्य होती है जो किसी भी विभवांतर को सह सकती है। तो जिस विभवांतर तक वो सह सकती है बिना आर्क हुए, यानी बिना जले हुए, बिना खराब हुए, तो क्या कहा जाता है कि उसकी जो कार्यशील वोल्टेज है वो उतनी वोल्टेज कहलाती है, ठीक है। यानी जो हमारी संधारित्र की प्लेट है उसका अंदर में जो हमारा रोधक पदार्थ भरा हुआ है, जो परावैद्युत पदार्थ हमारा भरा हुआ है, उसकी क्या परावैद्युत सामर्थ्य होती है जो क्या करती है बिना आर्क के क्या करती है विभवांतर को सह सकती है, बिना खराब हुए वोल्टेज या विभवांतर को सह सकती है, वो हमारी कहलाती है ऑपरेटिंग वोल्टेज। आगे बोल रहा है कि इसीलिए एक विशिष्ट प्रकार के परावैद्युत पदार्थ को प्रयुक्त कर विशिष्ट संधारित्र केवल एक निर्धारित वोल्टेज को ही सहन कर सकता है, ठीक है। बोल रहा है कि इसीलिए क्या है कि एक विशिष्ट प्रकार के परावैद्युत पदार्थ से अगर हम क्या बनाते हैं, अपना संधारित्र बनाते हैं, अपना कैपेसिटर बनाते हैं, तो वो क्या करता है कि एक प्रकार का वोल्टेज ही सह सकता है। यानी अगर अलग अलग मटेरियल से हमने क्या किया है, अपना जो अलग अलग परावैद्युत पदार्थ से हमने कैपेसिटर बनाया है, तो वो अलग अलग वोल्टेज सह सकता है। यानी एक परावैद्युत पदार्थ के लिए एक ही वोल्टेज निर्धारित होता है कि वो उतना ही वोल्टेज सह सकता है। आगे है, यदि वोल्टेज को और बढ़ा दिया जाता है तो परावैद्युत क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। यानी कि किसी एक फिक्स परावैद्युत पदार्थ के लिए उसका वोल्टेज निर्धारित किया गया है, अगर उस वोल्टेज से ज्यादा हम सप्लाई देते हैं अपने कैपेसिटर को, तो क्या होता है, हमारा जो परावैद्युत सामर्थ्य होता है वो टूट जाता है और जल जाता है हमारा कैपेसिटर। तो इस तरह से एक फिक्स हमारे जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं उनके हिसाब से उनका ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग होता है। आगे बोल रहा है कि हाँ, जो हमारा फिर अगर मान लीजिए हमने वोल्टेज बढ़ा दिया तो क्या होता है, हमारा टूट जाता है उसका परावैद्युत पदार्थ, यानी वो जल जाता है। आगे बोल रहा है कि परावैद्युत पदार्थ जल सकता है या उसमें कोटर हो जाते हैं, जिससे संधारित्र क्या होता है, अस्थायी रूप से हमारा क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि अलग अलग जो हमारे परावैद्युत पदार्थ हैं वो अलग अलग प्रकार के वोल्टेज सह सकते हैं। अगला है हमारा संधारित्र में परावैद्युत के कार्य। अब जो हमारे परावैद्युत हैं उनके कार्य क्या होते हैं संधारित्र में, उसके हम बारे में हम लोग जानेंगे। फंक्शन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर में परावैद्युत का क्या कार्य होता है, तो पहला कार्य है इसमें धातु की दो प्लेटों के बीच दो प्लेटों को बहुत कम दूरी से विलगित करने की यांत्रिक समस्या को हल करता है, ठीक है। तो जो हमारे दोनों धातु के प्लेट हैं इनके बीच में क्या होता था, क्या होता है, हमारा गैप होता है, इनके बीच में जो जगह है उसको कम करने के लिए हमारा परावैद्युत पदार्थ क्या करा जाता है, इसमें भरा जाता है। यानी जो दोनों प्लेट के बीच का जो गैप है उसको भरने के लिए परावैद्युत पदार्थ भरा जाता है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है हमारा परावैद्युत पदार्थ की तुलना में भंजित होने से पहले आरोपित वोल्टेज की सीमा को बढ़ाता है, ठीक है। हाँ, जो हमारा परावैद्युत है वो वाई की तुलना में क्या करता है, अगर हमारा कोई भी संधारित्र है, अगर वो उसमें क्या परावैद्युत जो हमारा मटेरियल हो उसकी वोल्टेज क्षमता को क्या करता है, बढ़ा देता है, बिना भंजित हुए या बिना खराब हुए। किसकी तुलना में, वायु की तुलना में। अगर इसके अंदर में वायु भरा जाता है, इसके गैप के बीच में अगर वायु भरा होता है तो क्या करता है, वो जल्दी जल सकता है। अगर इसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भरा जाता है तो वो उसके ऑपरेटिंग वोल्टेज को क्या करता है, वायु की तुलना में बढ़ा देता है। तीसरा हमारा पॉइंट क्या है, प्लेटों के लिए, हाँ, प्लेटों के दिए गए आयाम और उनके बीच की दूरी के लिए वायु की तुलना में धारिता की मात्रा क्या होती है,
अधिक होती है। अगर जो हमारा परावैद्युत पदार्थ है वो क्या करता है, अगर प्लेट में, अगर हमारा प्लेट के बीच में जो आयाम होते हैं और उनके बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, उसमें अगर वायु भरा गया है तो उसकी धारिता क्या होती है, कम होती है। वायु की तुलना में अगर परावैद्युत पदार्थ भरा गया है तो उसकी धारिता क्या होती है, हमारी अधिक होती है। तो ये तीन हमारे कारण है। पहला कारण है कि यांत्रिक जो गैप होता है उसको कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा क्या है, वायु की तुलना में क्या है, जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है उसको बढ़ा देता है, कौन सा चीज, परावैद्युत पदार्थ। और तीसरी चीज क्या है कि वायु की तुलना में परावैद्युत पदार्थ उसमें उपयोग किए जाने से उसकी जो धारिता होती है, कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये हमारे तीन कारक हैं जिनकी वजह से परावैद्युत पदार्थ का उपयोग किया जाता है किसी भी संधारित्र में। अगला है हमारा संधारित्र के प्रकार। कौन कौन से प्रकार होते हैं हमारे संधारित्र के, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो संधारित्र के प्रकार में हमारे दो प्रकार के संधारित्र होते हैं। पहला होता है स्थिर मान संधारित्र, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, बोला जा रहा है कि स्थिर मान संधारित्र, यानी उसका जो मान है वो स्थिर है, उसका मान बदलता नहीं है। इसमें क्या बोल रहा है कि इन संधारित्र की धारिता का मान निर्माण करते समय तय होता है, यह मान उपयोगकर्ता द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जो हमारी कंपनी होती है, जो मैन्युफैक्चर करती है, जहाँ पे संधारित्र का निर्माण किया जाता है, तो निर्माण के समय ही इसके वैल्यू को क्या किया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, या उसके वैल्यू क्या होता है वहां पे तय कर दिया जाता है। उसके बाद में अगर हम उपयोग करता है मान लीजिए, तो हम इसके वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। एक तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा है हमारा परिवर्ती कैपेसिटर, जिसको बोलते हैं वेरिएबल कैपेसिटर। ऐसे संधारित्र की धारिता उपयोगकर्ता द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम से अधिकतम मानों के बीच में हो सकती है। जो हमारा वेरिएबल कैपेसिटर होता है, इसकी जो धारिता है उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम वेरी कर सकते हैं। जैसे हमारा वेरिएबल रजिस्टर होता है, जैसे हमारा वोल्ट मीटर होता है, उसमें अलग अलग क्या होता है, मल्टीमीटर में देखना अलग अलग पोजीशन पे हम लोग क्या करते हैं, सेट करते हैं। वैसे ही हमारा क्या है, वेरिएबल कैपेसिटर है, इसको भी हम अलग अलग मान पर इसको सेट करके अपने हिसाब से उसको ऑपरेट करा सकते हैं। आगे है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की जरूरत को पूरा करने के लिए विभिन्न स्थिर मान संधारित्र के बीच कई अलग अलग प्रकार के संधारित्र निर्मित किए जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में क्या है, जरूरत के हिसाब से क्या है कि अलग अलग प्रकार के तो हम स्थिर संधारित्र बनाते हैं, स्थिर मान वाले, लेकिन उसके साथ साथ भी हम बहुत सारे अलग अलग प्रकार के संधारित्र का निर्माण करते हैं। तो विभिन्न संधारित्र को के प्रकार के संधारित्र को निम्नानुसार नाम दिया जाता है ना। तो जो हमारे अलग अलग प्रकार के संधारित्र हैं उनका अलग अलग नाम कैसे दिया जाता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला क्या है इसमें, पहला है हमारा संधारित्र में प्रयुक्त परावैद्युत पदार्थ का आकार। ठीक है, तो जो हमारा संधारित्र है उसका नामकरण कैसे करना है, किसके आधार पर, पहला चीज है कि उसमें प्रयुक्त परावैद्युत पदार्थ के आधार पर, यानी उसके अंदर का परावैद्युत पदार्थ कैसा है उसके हिसाब से उसका नामकरण किया जाता है। तो बोल रहा है कि इसमें क्या है, पहला एग्जांपल दे रहा है, यदि कागज के रूप में उपयोग परावैद्युत के रूप में किया जाता है तो संधारित्र को पेपर संधारित्र कहा जाता है। बोल रहा है कि यदि कागज का उपयोग हम लोग क्या कर रहे हैं, परावैद्युत के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी संधारित्र में, तो हमारा जो संधारित्र का नाम होगा वो पेपर संधारित्र होगा। जैसे मान लीजिए कि ये कैपेसिटर है, इसके बीच में हम परावैद्युत के रूप में हमने क्या भरा है, कागज को भरा है, पेपर को भरा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी हमारा कैपेसिटर निर्मित होगा उसका नाम होगा पेपर कैपेसिटर। दूसरा बोल रहा है, यदि सिरेमिक का उपयोग परावैद्युत के रूप में किया जाता है तो संधारित्र को सिरेमिक संधारित्र कहा जाता है। ठीक है, यानी इसके अंदर में मान लीजिए कागज की जगह पर अभी हमने क्या कर दिया, संधारित्र उपयोग कर दिया, तो हमारा जो भी कैपेसिटर होगा वो संधारित्र प्रकार या सिरेमिक प्रकार का क्या कहलाएगा, हमारा संधारित्र कहलाता है। संधारित्र नहीं, ये क्या है मटेरियल, हमारा सिरेमिक है। क्या है, हमारा सिरेमिक मटेरियल है। तो अगर इसके बीच में हमने सिरेमिक मटेरियल यूज कर दिया तो हमारा हो जाएगा सिरेमिक कैपेसिटर या सिरेमिक संधारित्र। इसी आधार पर हमारा एक और प्रकार है दूसरा, पहला तो हो गया परावैद्युत पदार्थ के आकार पर, दूसरा है संधारित्र की संरचना के आधार पर। ठीक है, इस तरह से भी संधारित्र की संरचना के आधार पर भी अलग अलग प्रकार के हम संधारित्र का निर्माण करते हैं। जिसमें पहला है हमारा, यदि किसी कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक के फॉयल को एक संधारित्र बनाने के लिए रोल किया जाता है तो ऐसे संधारित्र को रोल फॉयल्ड संधारित्र कहा जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम संधारित्र बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कंडक्टर का और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसको अगर हम एक फॉयल के रूप में क्या करते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं, फॉयल के रूप में संधारित्र बनाते हैं, तो हमारा इस प्रकार का संधारित्र कहा जाता है रोल्ड फॉयल संधारित्र। यानी इसको हमने क्या किया, रोल कर दिया है। जैसा हम रोल खाते हैं ना, एग रोल हो गया, वेज रोल हो गया, इस तरह से रोल खाते हैं तो
रोल की तरह अगर इसको बना दिया है तो हमारा कहलाता है रोल फॉयल संधारित्र कहलाता है। अब इसमें दूसरा है, मान लीजिए अगर उसका आकार हमने कैसा कर दिया है, यदि प्लेट और डाइलेक्ट्रिक डिस्क के रूप में है तो ऐसे संधारित्र क्या कहलाते हैं, हमारे डिस्क संधारित्र कहा जाता है। यदि हमारा जो प्लेट है, जो हमारी जो प्लेटें हैं दोनों ऊपर की और नीचे की, जो और हमारा जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये सब किसके फॉर्मेट में है, ये सब डिस्क के फॉर्मेट में है। डिस्क का मतलब होता है ऐसा गोल सा संरचना होता है जिसको सर्कल बोला जाता है। तो ऐसे संधारित्र को कहा जाता है डिस्क संधारित्र कहा जाता है। ठीक है, तो यानी इसके डिजाइन के आधार पर इसका नाम क्या हो गया, बदल गया। आगे हमारे कुछ नीचे संधारित्र के विनिर्देश दिए गए हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हमारे विनिर्देश है या स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, उसके बारे में देखते हैं। हाँ, विनिर्देश में क्या है, हमारा संधारित्र का ऑर्डर देते समय वांछित संधारित्र प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक विनिर्देश को स्पष्ट करना चाहिए। सामान्य रूप से उपयोग के लिए संधारित्र खरीदते आदेश देते समय स्पष्ट किए जाने वाले न्यूनतम विनिर्देश हैं। ठीक है, तो जब भी हम मार्केट से संधारित्र खरीदने जाते हैं या किसी को भेजते हैं संधारित्र खरीदने के लिए, कैपेसिटर खरीदने के लिए, तो उनको निम्न निम्न बातों, कुछ कुछ बातों को बताकर भेजना जरूरी होता है या कुछ कुछ बातों को बताना जरूरी होता है। इसमें से क्या है, संधारित्र का प्रकार उसके भौतिक आकार के हिसाब से, उसके मटेरियल के हिसाब से और उसके ऑपरेटिंग वोल्टेज के हिसाब से। ठीक है, इस तरह से कई सारे हमारे पैरामीटर होते हैं, कई सारे हमारे विशेषताएं होती हैं, स्पेसिफिकेशन होते हैं जिसको बताना जरूरी होता है ताकि हमको संधारित्र खरीदने में आसानी हो अपनी उपयोग के हिसाब से। तो उसके उसके दृष्टिकोण में पहला हमारा आता है संधारित्र का प्रकार। ठीक है, अगर हम संधारित्र खरीदने जाते हैं या किसी को भेजते हैं खरीदने के लिए तो उसको संधारित्र का प्रकार के बारे में बताना जरूरी है, जैसा कि हमको जो जिस हिसाब का रिक्वायर होता है। ठीक है, तो संधारित्र के प्रकार में हमारा आता है सिरेमिक आता है, डिस्क आता है, स्टायरोफ्लेक्स आता है, डाइलेक्ट्रिक इत्यादि। इस तरह के कई सारे प्रकार के हमारे क्या होते हैं, संधारित्र होते हैं जो उसके प्रकार के आधार पर आते हैं। सिरेमिक हो गया, डाइलेक्ट्रिक हो गया, स्टायरोफ्लेक्स हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक हो गया। इस तरह से क्या है, हमारे संधारित्र के प्रकार हैं। ये तो पहला हो गया उसका स्पेसिफिकेशन। अब दूसरा क्या है, हमारा धारिता का मान है ना। एक और विनिर्देश है, दूसरा क्या है हमारा, वही दूसरा विनिर्देश क्या है हमारा, धारिता का मान, कि हमारा जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या है, उसकी धारिता का मान क्या है, उसके हिसाब से भी निर्धारित होता है। तो पहला है इसमें 100 माइक्रोफैरेड है, मान लीजिए कोई हमको जरूरत है 0.01 माइक्रोफैरेड का और 10 पिकोफैरेड का। इस तरह से अलग अलग धारिता के मान के हिसाब से भी हमारे कैपेसिटर क्या होते हैं, अलग अलग आते हैं। तो अपनी जरूरत के हिसाब से ऐसा स्पेसिफिकेशन भी हम बता सकते हैं ताकि वो उसको खरीदने में क्या हो, आसानी हो। आगे हमारा डीसी वर्किंग वोल्टेज या वोल्टेज रेटिंग। ठीक है, यानी जो हमारा कैपेसिटर है वो कितना वोल्ट पर काम करने वाला हमको चाहिए, कितना वोल्ट में उसको हमको काम कराना है, तो उस हिसाब से भी उसका रेटिंग आता है। जैसे कभी भी आप कैपेसिटर देखिएगा तो उसमें लिखा होता है, मान लीजिए 100 माइक्रोफैरेड उसकी धारिता हो गई और नीचे में लिखा होता है 12 वोल्ट में चलेगा या 100 वोल्ट में चलेगा। इस तरह से उसका क्या होता है, वोल्टेज और हमारा उसकी धारिता का मान भी उसमें दिया होता है। तो धारिता का मान पता होना चाहिए कौन सा मंगाना है हमको, और वोल्टेज रेटिंग भी पता होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल क्या है, हमारे 100 माइक्रोफैरेड है और कितने वोल्ट पर चल रहा है, 12 वोल्ट पर। उसके बाद 100 माइक्रोफैरेड है, 100 वोल्ट पर चल रहा है। आगे हमारा 0.01 माइक्रोफैरेड है, 400 वोल्ट पर चल रहा है। इस तरह से अलग अलग माइक्रोफैरेड अलग अलग वोल्टेज पर क्या होते हैं, हमारे जो संधारित्र होते हैं वो मिलते हैं और हमको पता होना चाहिए इसको। अगला है हमारा टॉलरेंस। क्या है हमारा टॉलरेंस, जैसे प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोधों में भी क्या होता है, हमारा टॉलरेंस होता है। यानी एक स्पेसिफिक वैल्यू का हमको रेजिस्टेंस नहीं मिलता है तो उसके कुछ ऊपर कुछ नीचे वाले वैल्यू को हम लोग प्रीफर करते हैं या उसको भी हम लोग सर्किट में अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी हिसाब से प्रतिरोधक की तरह संधारित्र भी हमारे क्या होते हैं, संधारित्र में भी इसके रेटेड मान पर टॉलरेंस होती है। ठीक है, संधारित्र की टॉलरेंस क्या है, 1% प्लस माइनस से 20% तक हो सकती है। ठीक है, तो जो हमारा संधारित्र है इसका जो टॉलरेंस होता है वो प्लस माइनस 1% से लेकर प्लस माइनस 20% तक इसका टॉलरेंस होता है। तो क्या होता है कि जो उसका रेटेड मान होता है, जो उसका मान लिखा होता है उससे 20% ऊपर 20% नीचे, इस तरह का रेटेड वैल्यू हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि एक एक फिक्स वैल्यू के लिए हम कैपेसिटर या रजिस्टर का निर्माण करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए टॉलरेंस वाली चीज इसमें इस्तेमाल की जाती है। आगे है कुछ संधारित्र में माइनस 20% प्लस 80% के रूप में निर्दिष्ट टॉलरेंस हो सकती है। तो इस तरह से हमारे क्या है, टॉलरेंस है हमारे। तो यहाँ पे चार्ट में हमारे कुछ अलग अलग प्रकार के कैपेसिटर दिए गए हैं। यहाँ पे पेपर कैपेसिटर है, ये इलेक्ट्रोलाइट प्रकार में अगर देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में तो एल्यूमिनियम टाइप का है।
नीचे है हमारा माइका कैपेसिटर है, उसके बाद टाइटेनियम कैपेसिटर है, प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर है। इस तरह से हमारे बहुत सारे कैपेसिटर होते हैं जो इस्तेमाल या मार्केट में अपने उपलब्ध है। इस तरह से नीचे भी देखिएगा तो हमारा डिस्क कैपेसिटर है, सिरेमिक में आता है ना। उसके बाद ट्यूबलर होता है, पिनअप होता है, फीड ट्रफ होता है, फ्लैट होता है, स्टैंड ऑफ होता है ना। मोनोलाइटिक चिप पे भी क्या होता है हमारा बना होता है। इस तरह से बहुत सारे हमारे कैपेसिटर मार्केट में उपलब्ध होते हैं। अपने उपयोग के हिसाब से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या इसको मंगवा सकते हैं। आगे टॉपिक है हमारा कैपेसिटर की जांच करना। ठीक है, तो कैपेसिटर का जांच कैसे करना है ये भी हमको पता होना चाहिए। कैपेसिटर के जांच करने के लिए हमारे पास दो सरल विधियां हैं। ठीक है, वो सरल विधियां कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। पहला हमारा जो कैपेसिटर को जांच करने की पहली विधि है, इसको बोला जाता है सामान्य संधारित्र सामान्य प्रतिरोध परीक्षण। ठीक है, पहला क्या है हमारा संधारित्र सामान्य प्रतिरोध परीक्षण। तो दो तरीके से हमारे क्या होते हैं कैपेसिटर को जांच करने की दो हमारे विधियां होती हैं। पहला है एक ओम मीटर या मल्टीमीटर का उपयोग करके संधारित्र क्रिया सामान्य प्रतिरोध परीक्षण करना। ठीक है, पहले में क्या होता है कि मल्टीमीटर या ओम मीटर की मदद से हम लोग क्या करते हैं कैपेसिटर के कैपेसिटर जो होता है उसके प्रतिरोध के वैल्यू को हम लोग चेक करते हैं। दूसरा है हमारा बैटरी या वोल्ट मीटर या मल्टीमीटर का उपयोग करके चार्जिंग होल्डिंग टेस्ट करना है। ठीक है, तो पहले में उसका हम लोग प्रतिरोध चेक करते हैं और दूसरे में क्या करते हैं उसका चार्जिंग होल्डिंग टेस्ट करते हैं कि वो कितने देर तक चार्ज होल्ड कर सकता है। इस दो मेथड से हम कोई भी जो कैपेसिटर होता है उसका क्या करते हैं उसको हम लोग जांच सकते हैं कि वो कैसा काम कर रहा है, काम करने लायक है या नहीं। तो पहला इसमें हम लोग देखते हैं संधारित्र क्रिया सामान्य प्रतिरोध परीक्षण। इसमें क्या होता है कि इसमें होता है जब एक कैपेसिटर को जब एक ओम मीटर को पूरी तरीके से डिस्चार्ज किए गए कैपेसिटर से जोड़ा जाता है तो शुरू में मीटर के अंदर की बैटरी कैपेसिटर को क्या करती है चार्ज करती है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास क्या है पूरी तरीके से डिस्चार्ज कैपेसिटर है, उसको ही जैसे हम ओम मीटर से जोड़ते हैं, यानी रेजिस्टेंस मापने वाले जब मीटर से जोड़ते हैं तो ओम मीटर के अंदर बैटरी लगी होती है। उस बैटरी के कारण जो भी हमारा कैपेसिटर होता है वो क्या होता है चार्ज होने लगता है। ठीक है, तो जो कैपेसिटर के अंदर की जो हमारे मीटर के अंदर की जो बैटरी होती है वो क्या करती है कैपेसिटर को चार्ज करती है। ठीक है, तो चार्ज करती है। आगे बोल रहा है हमारा इस चार्जिंग के दौरान बोल रहा है कि इस चार्जिंग के दौरान पहली बार में एक उच्च चार्जिंग करंट प्रवाहित होती है। ठीक है, बोला है कि इस चार्जिंग के दौरान पहली बार में एक उच्च चार्जिंग करंट क्या होती है हमारी प्रवाहित होती है। क्योंकि ओम मीटर के माध्यम से अधिक धारा का अर्थ है कम प्रतिरोध। क्योंकि तेजी से मीटर पैमाने पर शून्य ओम की ओर बढ़ता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे ही हमने क्या किया एक डिस्चार्ज कैपेसिटर को जब ओम मीटर से जोड़ते हैं तो ओम मीटर के अंदर जो भी हमारी बैटरी लगी होती है वो क्या करती है कैपेसिटर को चार्ज करती है। जैसे ही कैपेसिटर को चार्ज करती है तो तुरंत क्या होता है चार्जिंग धारा जो क्योंकि बैटरी हमारी डिस्चार्ज है तो उसमें क्या होता है चार्जिंग धारा एकाएक तेजी से बढ़ती है। जैसे ही अगर हमारी चार्जिंग धारा क्या होती है तेजी से बढ़ती है तो जो हमारा ओम मीटर होता है उसका जो क्या होता है सूचक होता है वो हमारा जीरो प्रतिरोध की तरफ क्या होता है दर्शाता है। यानी उसका जो मीटर है वो जीरो प्रतिरोध की तरफ क्या करता है शो करता है। क्योंकि अगर किसी भी सर्किट में करंट तेजी से बढ़ रहा होता है तो क्या उसमें होता है कि प्रतिरोध जीरो देखा जाता है। ठीक है, यानी जीरो प्रतिरोध रहने के केस में क्या होता है करंट तेजी से बढ़ रहा है। यानी कि जैसे ही बैटरी को ओम मीटर को जैसे ही जोड़ा जाता है कैपेसिटर से तो क्या होता है उसमें चार्जिंग करंट तेजी से बढ़ती है। जैसे ही करंट तेजी से बढ़ता है तो जो हमारा मीटर जो हमारा ओम मीटर है उसका जो सूचक होता है वो जीरो की तरफ क्या होता है हमारा शो करता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। आगे बोल रहा है कि प्रारंभिक चार्जिंग के बाद संधारित्र के लिए चार्जिंग धारा धीरे धीरे क्या होती है कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि शुरुआती में 1-2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड के लिए क्या है हमारा जो चार्जिंग करंट है वो तेजी से बढ़ा हुआ होता है। लेकिन जैसे जैसे उस कैपेसिटर चार्ज होता जाता है उसकी जो चार्जिंग करंट होती है वो क्या होती है धीरे धीरे हमारी कम हो जाती है। आगे बोल रहा है कि आवेशन के दौरान पहली बार में एक उच्च आवेशन धारा प्रवाहित होता है। चूंकि ओम मीटर के माध्यम से अधिक धारा का अर्थ है न्यून प्रतिरोध मीटर न्यून प्रतिरोध मीटर सूचक मीटर पैमाने के 0 ओम की ओर तेजी से क्या होता है बढ़ता है। यानी बोला है कि जब चार्जिंग के दौरान पहली बार जब हम चार्ज होती है हमारी कैपेसिटर ओम मीटर की बैटरी से तो क्या होता है उसमें आवेशन तेजी से होता है, धारा तेजी से हमारी बढ़ती है। तो धारा तेजी से बढ़ने का अर्थ क्या है कि प्रतिरोध क्या है हमारा जीरो है। तो मीटर हमारा क्या होता है जीरो जीरो ओम की तरफ क्या होता है हमारा मीटर का जो सूचक होता है वो दिखाने लगता है। आगे बोल रहा है कि प्रारंभिक आवेशन के बाद संधारित्र की आवेशन धारा धीरे धीरे कम हो जाती है।
ठीक है। चूंकि ओम मीटर के माध्यम से न्यून और न्यून धारा का अर्थ है उच्च और उच्च प्रतिरोध, मीटर सूचक धीरे धीरे मीटर पैमाने पर अनंत की ओर बढ़ता है। ठीक है। तो जैसे कि शुरुआती में क्या हुआ कि हमारा करंट तेजी से बढ़ा, चार्जिंग करंट, तो हमारा जो मीटर का सूचक था वो जीरो की तरफ गया, क्योंकि 0 ओम में क्या होता है, करंट तेजी से बढ़ती है। अब क्या है कि जब चार्जिंग तेजी से शुरुआत में बढ़ी थी, फिर धीरे धीरे क्या होता है, हमारा जो चार्जिंग धारा होती है वो धीरे धीरे कम होती है। जैसे जैसे हमारा चार्जिंग धारा धीरे धीरे कम होता है, वैसे वैसे जो हमारा मीटर का सूचक होता है वो धीरे धीरे 0 ओम से खिसकते हुए धीरे धीरे कहाँ तक, अनंत जो ओम वाला हमारा साइड वाला जो होता है मीटर में जो स्केल होता है उधर हमारा खिसकता हुआ जाता है। आगे बोल रहा है कि जब अंत में जब संधारित्र को ओम मीटर की आंतरिक बैटरी वोल्टेज से पूरी तरीके से चार्ज किया जाता है तो चार्जिंग धारा क्या होती है, लगभग शून्य हो जाती है। क्या होती है, लगभग शून्य हो जाती है और मीटर का सामान्य प्रतिरोध को पढ़ता है, जो परावैद्युत के माध्यम से सिर्फ न्यून क्षरण का परिणाम है। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही हमारा करंट धीरे धीरे चार्जिंग करंट हमारा कम हो रहा है, वैसे वैसे ही क्या होता है, हमारा जो मीटर होता है उसका जो सूचक होता है वो अनंत प्रतिरोध की तरफ हमारा दिखाने लगता है। ठीक है। ये क्रिया होती है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होती है, हमारी बैटरी पूरी तरीके से चार्ज हो जाती है इसके द्वारा, जो हमारा ओम मीटर का बैटरी है उसके द्वारा। तब हमारा क्या होता है, ओम मीटर सामान्य प्रतिरोध को पढ़ता है, जो परावैद्युत के माध्यम से सिर्फ न्यून क्षरण का क्या होता है, परिणाम होता है। ठीक है। यानी अगर क्या है कि परावैद्युत पदार्थ पे अगर हमारा मीटर अच्छे से परावैद्युत का जो हमारा उसकी वजह से जो, हाँ क्या होता है, फिर हमारा इसमें न्यून क्षरण का परिणाम दिखाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रतिरोध है वो हमारा बढ़ा हुआ दिखेगा और जो हमारा करंट है वो जीरो होती है, तो क्षरण क्या होता है, उसमें जीरो हमारा दिखता है। हाँ, आगे है जब न्यून क्षरण क्या होता है, परिणाम हमारा न्यून क्षरण होता है। उसके बाद बोल रहा है कि आवेशन प्रभाव, जिसे सामान्यतः संधारित्र एक्शन के रूप में जाना जाता है, यह प्रदर्शित करता है कि क्या संधारित्र आवेश को स्टोर कर सकता है या संधारित्र अत्यधिक क्षरण से युक्त है। साथ ही संधारित्र पूर्ण रूप से लघुपतित हो सकता है या संधारित्र पूर्ण रूप से ओपन परिपथ हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हम चेक करते हैं उसके प्रतिरोध को जांच के कि हमारा जो कैपेसिटर है वो अच्छे से काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, या उसमें अत्यधिक क्षरण हो सकता है या क्षरण नहीं हो सकता है। तो अगर इस तरह का पैटर्न वो फॉलो करता है तो उससे क्या होता है, जो हमारा कैपेसिटर है उसमें क्षरण का मात्रा क्या होता है, कम होता है, यानी उसमें लॉसेस क्या होंगे, हमारे कम होंगे। आगे बोल रहा है जो हमारा कैपेसिटर एक्शन टेस्ट उच्च मान संधारित्र और विशेष रूप से इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र के लिए सबसे उपयुक्त है। ठीक है। जो अभी हमने ये टेस्ट किया, प्रतिरोध वाला जो टेस्ट किया, इसको बोला जाता है कैपेसिटर एक्शन टेस्ट। ये हमारा कैपेसिटर एक्शन टेस्ट जो होता है ये उच्च मान के जो हमारे संधारित्र होते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइट ग्रुप के जो उच्च मान वाले हमारे कैपेसिटर है उनके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। जब संधारित्र एक्शन के लिए सिरेमिक या डिस्क पेपर संधारित्र जैसे छोटे मान का परीक्षण किया जाता है तो अत्यंत न्यून आवेश के कारण कैपेसिटर एक्शन को मीटर डायल पर देखा नहीं जा सकता है। ठीक है। मान लीजिए अभी क्या हुआ कि हमने लो यानी छोटे मान वाले संधारित्र का परीक्षण अगर हम इससे कर रहे हैं प्रतिरोध वाले से, तो क्या होता है, अगर उसका धारिता क्या है, हमारा लो है, किसका, जो हमारे लो वैल्यू वाले जो हमारे कैपेसिटर होते हैं, तो उसमें क्या होता है, लो होने की वजह से उसमें जो करंट होता है वो बहुत न्यून होता है, इसलिए वो हमारा जो मीटर का जो डायल होता है वो प्रतिरोध अच्छे से नहीं दिखा पाता है। इसलिए जो हमारे न्यून, हाँ ऐसे न्यून संधारित्र के लिए संधारित्र चार्जिंग होल्डिंग टेस्ट को प्राथमिकता दी जाती है। तो जो जो हमारे न्यून संधारित्र होते हैं उनके लिए एक दूसरा टेस्ट होता है जिसको बोला जाता है चार्जिंग होल्डिंग टेस्ट। ठीक है। तो जो हमारे न्यून कैपेसिटर होते हैं उनके लिए हम लोग इस वाले टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोला जाता है होल्डिंग चार्ज होल्डिंग टेस्ट बोला जाता है। आगे बोला है कि यद्यपि हाँ यदि न्यून संधारित्र को कैपेसिटर एक्शन में टेस्ट के अधीन किया जाता है, यदि मीटर उच्च प्रतिरोध दिखाता है तो संधारित्र को शॉर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे अच्छा माना जा सकता है। ठीक है। तो मेन बात वही है कि जो हमारा उच्च वैल्यू का जो कैपेसिटर होता है उसको हम वो मीटर वाले प्रतिरोध एक्शन से चेक कर लेते हैं, और जो दूसरा हमारा न्यून प्रतिरोध न्यून संधारित्र वाले वैल्यू के जो संधारित्र होते हैं हमारा, उनका हम लोग चार्जिंग होल्ड से क्या कर सकते हैं, उसका चेक कर सकते हैं। हाँ, चार्जिंग संधारित्र चार्जिंग होल्डिंग टेस्ट से क्या कर सकते हैं, उसका हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज तक के लिए यहाँ पर ये यहीं तक रहेगा टॉपिक हमारा। ठीक है। तो जो हमारा दूसरा टेस्ट है जिसको बोलते हैं चार्जिंग होल्डिंग टेस्ट, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है। तो ये क्लास आप लोग अच्छे से देख लेना, एक बार में देखिए, देखना 2 बार में तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।